नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम 18, 19 और 20 जनवरी की डेट में आपका कंडक्ट करवा लिया गया था। और दोस्तों, इसके बाद में 21 जनवरी की डेट में आपकी ऑफिशियल आंसर की भी इसके रिगार्डिंग जारी कर दी गई थी। अब दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में होपफुली सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने कि मेंस एग्ज़ाम 2024 दिया था, सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। और दोस्तों, 24 तारीख तक ही इसका लिंक एक्टिवेट था, 24 के बाद में इसका लिंक डीएक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की चेक कर ली है, सभी को अपना रॉ स्कोर पता होगा। तो दोस्तों, इसके बाद में कैंडिडेट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फायदा मिलेगा और कैंडिडेट्स के क्या स्कोर बन रहे हैं, जिसके आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया मिल सके। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स जो एसएससी फील्ड में सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं, तो शुभम सर की वीडियो का सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि एसएससी फील्ड में सभी एग्जाम जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है, उसके रिगार्डिंग शुभम सर जो कट ऑफ का एक आइडिया देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया होता है और बिल्कुल एसएससी की जो ऑफिशियल कट ऑफ होती है उसके आसपास ही शुभम सर की कट ऑफ यहां पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, शुभम सर के डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो का काफी समय से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, तो शुभम सर ने यहां पे अपनी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी यहां पे निकाल दिया है। शुभम सर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाला है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेटा की बात करता हूँ। जो सर्वे में पार्टिसिपेशन था 18 जनवरी से इतने लोगों का था, 20 जनवरी से इतने लोगों का। इनका मैथ में 18 जनवरी में एवरेज स्कोर 70.81 है और 20 जनवरी को 74.59, लगभग यहाँ पे 4 नंबर का फर्क आ गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 20 जनवरी को लोगों ने थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा। तो सेक्शन 1 में एवरेज स्कोर 18 जनवरी का और 20 जनवरी का आप ये देख सकते हैं। इंक्रीज इन सेक्शन 1 मार्क्स ये हो गया 5.33 और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया हमारे पास 0। मतलब मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि 18 जनवरी को आपका पेपर हुआ तो सेक्शन 1 में आपके 5 नंबर के आसपास इंक्रीज हो सकते हैं। ये अभी जब रॉन्ग क्वेश्चंस में कोई चेंजेस हमने नहीं किए तब की बात है। रॉन्ग क्वेश्चंस अगर एसएससी इंक्लूड करता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस की वजह से एस्पिरेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे, तो देयर कैन बी वेरिएशन। लेकिन हाँ, वो रॉन्ग क्वेश्चंस 20 वाली शिफ्ट में भी हैं, तो देखते हैं कैसे होते हैं चीजें। ये अभी के हिसाब से जो प्रेजेंट में रोल स्कोर है। ऐसे ही इंग्लिश में बात करेंगे तो जो 18 जनवरी को लोगों ने ज्यादा परफॉर्म किया, एवरेज स्कोर 123.25 है, जबकि 20 जनवरी में एवरेज स्कोर गिर गया। जीके में एवरेज स्कोर 18 जनवरी को 25.49 है, 20 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर मैं देखूं सेक्शन 2 का जो एवरेज स्कोर होगा 18 जनवरी और 20 जनवरी का, हमारे सर्वे में वो 148.74, यहाँ पे 147.09। तो इस हिसाब से सेक्शन 2 में देखा जाए तो लगभग 1.5 नंबर के आसपास 20 जनवरी वाले एस्पिरेंट्स का बढ़ना चाहिए। तो आप जो मोटा मोटा चेंज देखेंगे लगभग 3.5 से 4 नंबर का चेंज आने वाला है 18 जनवरी और 20 जनवरी में। ठीक है, 18 जनवरी वाले बच्चों के 3.5 से 4 नंबर ज्यादा बढ़ेंगे एज कंपेयर टू 20 जनवरी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके। कंप्यूटर के लेवल में काफी डिफरेंस है, तो 18 जनवरी वालों को अच्छा फायदा मिलने वाला है क्योंकि कट ऑफ तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5 नंबर, 18 जनवरी वालों का एवरेज है 28.86, 20 जनवरी वालों का है 33.87। तो जो 18 जनवरी को पेपर देके आए हैं भाई, उनके 5 नंबर लगभग बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि कंप्यूटर का जो कट ऑफ जाती है वो हमारी कुछ ऐसी रहती है ना। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से सपोज करो एक बच्चा है 18 जनवरी को 14 नंबर ही लेके आया है और क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे 18 है, तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, उसे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ठीक है, ये नॉर्मल पोस्ट के लिए है, डीएसटी पोस्ट के लिए है और सीपीटी पोस्ट के लिए भी। मान लो अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे कट ऑफ 27 है, तो हो सकता है 22 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले में फायदा हो जाता है, अगर एक शिफ्ट का भी पेपर इजी आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। आरबी के सर्वे में डेटा में कितने कितने लोगों ने रो स्कोर के बेसिस पर 18 जनवरी में स्कोर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यू इस तरीके से देख सकते हैं। मान लो 320 से मैं देखता हूं तो यहाँ पे टोटल 1572 बच्चे हैं। ठीक है, यूआर के 700, फिर ओबीसी के यहाँ पे 547, कुछ इस तरीके से डेटा चल रहा है। ठीक है, 20 जनवरी का भी सिमिलर डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा रैंक मित्र के डेटा की बात करें, क्योंकि उनका डेटा काफी ज्यादा था, यहाँ पे लगभग 1 लाख एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे, क्योंकि सबको कैटेगरी वाइज बाकी सारी चीजें भी दिख जाती हैं तो लोग वहाँ पे चेक करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी वेरीफाइड एंट्रीज होंगी लगभग। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 और 18 और 20 का कंबाइंड डेटा अगर आप रो स्कोर के बेसिस पे देखेंगे तो इतना रहा है। मतलब यहाँ पे 320 का अगर मैं नंबर लूं तो 320 से ज्यादा स्कोर करने वाले टोटल रो स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे
386 है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन कैटेगरीज का आप देख सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट्स हैं। बाकी अगर आपने रैंक मित्रा पे भी ट्राई नहीं किया तो सभी लोग अपना एक बार आंसर की यूआरएल वहां पे डाल के एक बार अपने स्कोर वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक क्या चल रही है। उसके अलावा नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मैंने बताया मार्क्स बढ़ेंगे। 20 तारीख वालों के भी एक सेक्शन में बढ़ रहे हैं, 18 तारीख वालों के भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि आप जितना ज्यादा स्कोर करें आपके मार्क्स उतने ज्यादा इंक्रीज भी होते हैं। जनरल ट्रेंड ये रहता है। तो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में जब हम बात करेंगे तो जहां 320 पे यहाँ पे 7386 कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये हमारे पास 320 पे हो जाते हैं 9274 कैंडिडेट्स इतने लोगों में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर का देखेंगे, वो लोग जो कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं इन सीपीटी पोस्ट, तो सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, कितने कितने लोग फेल कर रहे हैं इनमें से, वो डेटा यहाँ पे निकाला गया है, आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यहां पे आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा फॉर सीपीटी पोस्ट। अगर मैं नॉर्मल उन पोस्ट की बात करता हूं जिसमें सीपीटी मैंडेटरी है, डीएसटी हो गया, ऑल अदर पोस्ट, उसमें इतने लोग फेल करेंगे कंप्यूटर में 1 लाख लोगों में लगभग। अगर कंप्यूटर की फेल्ड एंट्रीज हटा दूं मैं, जो नॉर्मल पोस्ट है, डीएसटी पोस्ट है उनकी, तो डेटा कुछ इस तरीके से चलता है। और फाइनली अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं यहां पे और एक्सपेक्टेड रैंक्स की बात करता हूं कि हमारी अभी तक जो एक्सपेक्टेड रैंक होंगी वो क्या हो सकती हैं, इससे पहले एक बार कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ का डेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। जैसे 2023 की वैकेंसीज थी, तो हमने 2023 में सारी वैकेंसीज को स्प्लिट किया कि टोटल जेएसओ की क्योंकि अलग कट ऑफ निकलेगी, एसआई ग्रेड 2 की अलग निकलेगी, तो वो कैंडिडेट्स अलग करें। बाकी सारे ग्रेड पे वाइज क्या क्या वैकेंसीज है हमारे पास, ठीक है, टोटल वैकेंसीज निकाली। फिर 4200-4600 की विदाउट जेएसओ एसआई कितनी वैकेंसीज हैं, जेएसओ एसआई की मिला के टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये देखा गया कि 2023 में सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा था, कितने लोग हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी पे क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसीज होती हैं, ये लोग भी जो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन्हीं में से ये वैकेंसीज इंक्लूड होती हैं, तो वो कितने कितने हैं। तो इस चीज़ से हमने ये डेटा निकाला थोड़ा सा कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास पिछली बार 3604 वैकेंसीज थी, तो वो एस्पिरेंट जो कोर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और उनका किसी भी तरीके का कोटा नहीं है, तो इसकी लगभग 58% बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन ले पाए थे। मतलब 2100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था अगर 3604 वैकेंसीज थी। ऐसे एससी कैटेगरी से 1189 थे तो 1186 का हुआ था, एसटी का फिर इतना, ऐसे ओबीसी का 1750 वैकेंसी थी, लेकिन टोटल सिलेक्टेड 2358 थे। और इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो यही चीज मैंने 2024 के वैकेंसी चार्ट में भी लगाई और उस हिसाब से कुछ आइडिया निकाला कि कितनी हमारे पास 4600 ग्रेड पे क्वालिफाई करेंगे, कितने हमारे 2400 ग्रेड पे क्वालिफाई करेंगे। और उसके अंदर लास्ट सिलेक्शन के बारे में भी देखा कि लास्ट सिलेक्शन कितनी रैंक पे हो रहा था रिजर्व कैटेगरी से। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने कट ऑफ निकाली, ठीक है। और उसके हिसाब से ही एक्सपेक्टेड रैंक पहले निकाली गई थी एक्चुअली, उसके बाद कट ऑफ निकाली गई थी और उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस करके फाइनल जो डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो रो स्कोर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी अभी के हिसाब से जो मार्क्स आपके आए हैं, अगर आप 18 जनवरी को पेपर देके आए हैं तो 2400 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ 312 रह सकती है अनरिजर्व से, एससी से 291, एसटी से 279, ओबीसी से 309 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग 308 मार्क्स के आसपास रह सकती है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इतनी यूआर से 323 इस तरीके से चलेगी। जब 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की, क्योंकि उसी की मिनिमम जाएगी कट ऑफ, और या फिर आपकी सीबीआईसी में भी मिनिमम जा सकती है, ठीक है। चांसेस तो पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट के हैं मिनिमम जाने के। और बाकी जब मैं 4200-4600 ग्रेड पे की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट होती है इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट, या तो वो या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑल्दो जीएसटी इंस्पेक्टर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से 5 साल काम करने के बाद जब प्रमोशन होगा तब बनते हैं, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हमें शायद लोकेशन मिल जाए इसलिए वो डाल देते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को ये रहेगा कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर ही रखना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 2023 में दोनों की कट ऑफ 310 नंबर गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी और जीएसटी इंस्पेक्टर की भी। और अब ऐसे में जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिल गया, लोकेशन तो उसे भी बहुत अच्छी नहीं मिली, उसे भी दूर की लोकेशन मिली, और जीएसटी इंस्पेक्टर वाले को भी दूर की लोकेशन मिली, बट वो उससे एक पोस्ट सीनियर भी हो गया और 5 साल सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और 5 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिन लोगों का टाइपिंग है 18 तारीख को एग्जाम दिया था, भाई अगर आपके जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ इससे 20 नंबर भी कम है तब भी आप टाइपिंग देने जरूर जाना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। रॉन्ग क्वेश्चन
का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 20 से 30 नंबर कम हो जब भी जाना, और अगर आपके ज़्यादा कम भी है और आसपास सेंटर पड़ गया तो भी दे आओ टाइपिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका ठीक ठाक। 20 जनवरी वालों एस्पिरेंट जिनका पेपर हुआ है उसमें जो 4200 या 4600 100 ग्रेड पे की जो मिनिमम कट ऑफ होगी वो यहाँ पे यूआर की 327, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी होगी। 2400 ग्रेड पे की जो कट ऑफ होगी वो लगभग इतनी रह सकती है इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। लगभग 4 नंबर का मैंने वेरिएशन रखा है इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभी के हिसाब से, लेकिन आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की हो सकता है ये चेंज ना देखने को हमें मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस 18 जनवरी वाली शिफ्ट में होंगे एज कम्पेयर टू 20, ठीक। तो थिंग्स विल वेरी। और अगर मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे बात करूं, जो अभी नॉर्मलाइजेशन की हम बात भी कर रहे थे, लगभग इतने बढ़ेंगे, तो आप मान के चलिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग ऐसे ही कुछ रह सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, अगर अभी के हिसाब से लें। अभी इस पे ज़्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिए, मेन शिफ्ट वाइज देखिए कि क्या क्या सेफ स्कोर है, तो एक बेटर आइडिया आपको लगेगा।